देश में मौका दीपावली का है। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, मध्य प्रदेश में मौका चुनाव का है, तो श्री राम सियासत में पधारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना की सभा में लोगों से घर घर जाकर उनकी राम राम बुजुर्गों तक पहुंचाने की अपील की। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, गांव गांव घर घर जाइए और जाकर के बताना कि मोदी जी सतना आए थे, आप सबको उन्होंने प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे। आप उनको जब मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद है। भगवान राम पर भगवा हो रही सियासत में पीएम के बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी राम को बीजेपी कांग्रेस में बांट रही है। ऐसा ये माहौल बनाते हैं कि भगवान राम का अवतार इन्हीं लोगों की वजह से हुआ हो। जब तक नरेंद्र मोदी अवतरित नहीं हुए थे, तब तक भगवान अवतरित नहीं हुए थे। अब भगवान राम को भी कांग्रेस और भाजपा में बांट रहे। यहां जितने भी हिंदू हैं, चलो हाथ उठाओ। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने से पहले सियासत राम के वनवास पर भी गरमाई। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना अहि रावण से कर जनता को हनुमान बताया, तो सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में राम नाम की दुशाला ओढ़ती है। जिस तरह से अहि रावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे? अब भगवान राम के बारे में वो जानते नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें बता दिया कि राम भगवान को 13 बरस का वनवास हुआ था। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 बरस का हुआ था। अब राम नाम की दुशाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं ये। सियासी रामायण के आखिर में राम मंदिर किसका, इस पर भी बहस हो गई। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं तो कांग्रेस का भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के अयोध्या मंदिर न जाने पर भी सवाल खड़े किए, तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने तीखा वार करते हुए कहा कि बीजेपी ने मंदिर अपने पैसों से नहीं बनवाया है। राम मंदिर बीजेपी का नहीं है, लेकिन ये भी सुन लीजिए, राम मंदिर कांग्रेस का भी नहीं है, ये कम से कम आप सुन लीजिए। आज आप देखिए, बीजेपी का लोगों ने तो राम मंदिर के लिए संग्राम किया। हमारे आइडियोलॉजिकल फैमिली का लोगों ने शहीद हुआ राम मंदिर के लिए, लेकिन हमारे केक काटने वाले कमलनाथ जी हनुमान भक्त आज तक तो राम मंदिर गया नहीं। दुनिया का मंदिर में जाएगा, लेकिन राम मंदिर में नहीं जाएगा। कोई मंदिर नहीं बन सकता था बिना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बीजेपी की सरकार थी, उनका दायित्व था, उनका कर्तव्य था कि वे राम मंदिर बनाएं। राम मंदिर गवर्नमेंट ने बनाया, सरकार ने बनाया, बीजेपी ने अपने बीबी के जेवर बेच के नहीं बताए। तो ये राम मंदिर देश का है, हर व्यक्ति का राम मंदिर है। बीजेपी ये प्रचार कर रही है कि पट्टा राम मंदिर का हमारे नाम पर। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में अपने अपने राम नजर आ रहे हैं। दीपावली पर भगवान राम का अयोध्या आगमन जितना शुभ होता है, क्या सियासत में भी उनका आगमन शुभ होने वाला है? ये तो राम ही जाने। सवाल नंबर 1, क्या राम के सहारे चुनावी दीपावली मनाना चाहते हैं नेता? सवाल नंबर 2, बीजेपी की राम मंदिर राजनीति क्या फिर से जनता का आशीर्वाद हासिल कर पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस सेफ सियासी चाल चल रही है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सीट पर राम। राम भारत की आस्था के प्रतीक हैं। राम एक ऐसे भारत के अद्भुत नायक हैं
जो सनातन परंपरा के भी नायक हैं, और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और यही वजह है कि आज भी बात होती है तो राम के मूल्यों, मर्यादा और राम राज्य की बात होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जंग की बात करें तो उसके केंद्र में राम भी हैं। और अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन अब चंद महीनों दूर ही है, उस चंद महीनों भी क्या बल्कि आप कह सकते हैं 2 महीने के बाद ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का, और 2 दिनों के बाद यानी 11 नवंबर को एक भव्य दिवाली है, क्योंकि दीपावली ही वो उत्सव है जब राम लौटे थे वनवास पूरा करके। अब यहाँ कहीं राम को लेकर बीजेपी कांग्रेस के ज्ञान पर सवाल उठा रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी वजह से राम मंदिर बना है, या पट्टा लिखा लिया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं। तो ये तो तय है कि 2023 की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की जंग, और अगर आप बात करें 2024 की बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई, चुनाव की लड़ाई, उसमें भी ये मसला बहुत ताकत के साथ उठेगा। और आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे मुलाकात करिए। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत करता हूं। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है एक बार फिर जयप्रकाश जी आपका, हमारे साथ रहेंगे। साथ ही बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी। शायद 2-3 दिन ही हुए हैं जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, और इस दौरान आते आते जैसा जीवन में आप और हम सब और खुद राम गुजरे हैं, कई भावनात्मक भावों से भी गुजरे हैं। उनकी यात्रा कई महत्वपूर्ण भावों के बीच भी बढ़ी है, लेकिन भाव पर विवेक का पहरा भारी रहा। और ये सब पर्देदारी की बातें हैं, सुन लीजिएगा सर, एंकर बड़े नासमझ होते हैं। तो बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी आपका। और अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, उनको भी प्रणाम, नमस्कार, उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। दोनों अभिन्न मित्र भी हैं, एक ही अंचल से आते हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण बात अगर मैं राम मंदिर की करूँ, राम मंदिर एक ऐसा मसला है जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़ेरे बहस रहा है, और जिस तरह से अब ये द्वंद्व का विषय बना है, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? क्या ये एक निर्णायक मुद्दे के तौर पर आपको 2023 और 24 में बहुत साफ तौर पर जाता हुआ दिख रहा है? शरद जी, अक्सर ये होता था, अगर आप इसको अभी हम कुछ पीछे जाएं तो देखेंगे कि कांग्रेस के कुछ पुराने बयान जो सामने भारतीय जनता पार्टी के लीडर लाते हैं, वो यही लाते हैं कि कांग्रेस ये कहा करती थी कि वो मंदिर एक सिर्फ बहाना है, चर्चा है, वादा है, और वो कभी जो है अमली जामा उसको नहीं पहनाया जा सकता, उसको अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार है, इसने उस मंदिर के मुद्दे को एक उसमें शक्ल में तब्दील कर दिया है, यानी एक वास्तविकता में बदल दिया। तो अब उनके पास ये कहने के लिए है, और उसकी जो भव्यता है, या जो यानी 89-90 के आसपास जो एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी अगर हम देखें तो प्रगति में बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला मुद्दा है, वो मुद्दा उन्होंने आज उसको वास्तविकता में बदला। और निश्चित रूप से वो ये बताना चाहेंगे, अपने जो कोर सपोर्ट बेस है उसके पास उस मुद्दे को लेकर के जाएंगे कि देखिए, हमने सिर्फ कहा नहीं, इसको बदला भी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और यही वो महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार कांग्रेस को बेचैन करता है कि भाई राजीव गांधी भी गए थे, ये दावा भी सामने आता है, ताला खुलवाने वाले तो राजीव गांधी थे। कांग्रेस की हमेशा ये दलील होती है, और कांग्रेस ये सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर हमने विरोध कब किया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो 90-91 के आसपास के घटनाक्रम हैं, वो घटनाक्रम ऐसे हैं कि उनको लेकर बीजेपी हमलावर होती है, और कांग्रेस उन परिस्थितियों की वजह से अपने को देखती। चलिए मैं चलता हूं सीधे अजीत सिंह भदौरिया जी की तरफ। भदौरिया साहब, कांग्रेस के सामने ये बड़ा सवाल है कि आप इसको किस तरह से टेकअप करते हैं इस मसले को।
और इस पर आपका मजबूत जवाब भी क्या होता है? क्योंकि आपकी दुविधा ये भी है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि जरा सी गेंद आप खेलने के लिए आगे निकले तो स्टंपिंग के पूरे चांसेस हो जाते हैं। वर्ल्ड कप चल ही रहा है, तो बहुत संभल कर प्रतिक्रिया देनी है, बहुत संभल कर बोलना है, क्योंकि बीजेपी का समर्थन वर्ग कई बार इससे भी नाराज हो जाता है कि भैया जिन्होंने प्रयास किया आप उनको श्रेय मत दीजिए, लेकिन उनकी खिंचाई तो मत करिए। जी देखिए आदरणीय शरद जी, इसमें राम के मुद्दे पर टेकअप करने का विषय ही नहीं है। राम कांग्रेस पार्टी और प्रत्येक हिंदुस्तानी जो सनातन धर्म को मानता है उसके लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं। मैं अभी चर्चा को सुन रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के तहत ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? मेरा तो ये प्रश्न है सब लोगों से, ये भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा खाया, प्रभु श्री राम मंदिर के नाम पर जमीनों के घोटाले जरूर किए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस सिद्ध भूमि से, जो प्रभु श्री राम की भूमि है, सतना जिला जहां चित्रकूट आता है, उस जिले से राम नाम पहुंचाने की बात कर रहे थे, तो उसी जिले में एक सिद्धा पहाड़ है आदरणीय शरद जी, जो कि प्रभु श्री राम से रिलेटेड है। वो सिद्धा पहाड़ को भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने उत्खनन के लिए लीज पर दे दिया अपने ही विधायक की कंपनी को कि भैया आप इसमें उत्खनन कर लो। वो तो कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार को वहां से बैकअप होना पड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शरद जी वो पार्टी है, इनको राम से, प्रभु श्री राम से कोई मतलब नहीं है, उनकी आस्था से कोई मतलब नहीं। एक मोनिका भट्टी है इनकी प्रत्याशी अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से, जिन्होंने रामायण की प्रति जलाई थी, उनको क्यों टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने? और उस जगह से जहां पर आदरणीय कमलनाथ जी ने उस छिंदवाड़ा में हनुमान जी महाराज, जो कि सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम के, उनका सबसे बड़ी मूर्ति का स्थापना करवाई। जी तो राम से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। चलिए, लेकिन कई बार बड़ा एक दृश्य सा खिंच जाता है मन में भदौरिया साहब और धैर्यवर्धन जी, जयप्रकाश जी, कि आज अगर हरिशंकर परसाई या शरद जोशी होते तो वो कुछ इस तरह की कल्पना करते कि राम और हनुमान दोनों इस भूधरा पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस को लेकर उनकी क्या संवाद उनका होता कि हनुमान तुम किसके हो? तो हनुमान जी ये तो नहीं कहते कि मैं कांग्रेस का हूँ, और न राम ये कहते कि मैं बीजेपी का हूँ। जो सबके हैं वो सब में समाहित हैं निश्चित तौर पर, लेकिन इसके बीच में जब राजनीति होती है तो कई सवाल उठते हैं। धैर्यवर्धन जी क्या कहते हैं इस पर, सुन लेते हैं। जी धैर्यवर्धन जी। तो भदौरिया जी के शब्दों में आपकी आवाज सुनने में कठिनाई हो रही है धैर्यवर्धन जी, थोड़ा ऑडियो देख लीजिए। जब तक मैं जयप्रकाश जी की एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। जयप्रकाश जी, मुझे थोड़ा सा ये भी समझाइए कि ये जो विषय है, ये जिस तरह से उठा है, क्या बीजेपी ये भी कोशिश करती है कि इस विषय पर कोई लूज बॉल कांग्रेस की तरफ से मिले, क्योंकि वो विचलित हो और कोई ऐसा कमेंट कर दे राम को लेकर या सनातन मान बिंदुओं को लेकर और वो पकड़ ले कि देखिए साहब ये सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी हैं? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल आप समझिए कि उनके कम से कम 2-3 लोग जो हैं वो स्लिप में बिल्कुल तैयार खड़े हुए मिलेंगे आपको। और ये एक तरह से ये देखा जाए कि कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग कभी कभी इस तरह की जो बात कर भी देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप रहती होगी या स्ट्रैटेजिस्ट रहते होंगे, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आती होगी। और दरअसल भारतीय जो समाज है उसको समझे बगैर आप कोई भी राजनीति कर नहीं सकते। उसकी जो मूल जो बुनियादी बनावट है उसको आपको समझना पड़ेगा, और उसमें राम या रामायण या रामचरितमानस एक बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम ऐसी चीज़ है जो जिसको आप उसकी चेतना से अलग नहीं कर सकते। तो जब भी आप अगर कोई ऐसी प्रहार करेंगे उसकी उस अस्मिता पर,
तो लोगों को वो उस समय वो प्रकट भले ही नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको अपने मन में जज्ब कर लेते हैं और वो जब उनको मौका मिलता है तो उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, बड़ी सतर्कता से जो है बाहर जाती हुई गेंद से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और टर्निंग ट्रैक है ये। अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो ये एक ऐसा मसला है जो बहुत तेजी से बॉल जहां घूमती है, और लेफ्ट आर्म हमारे जो स्पिनर है जडेजा जी, उनकी तरह एकदम कब स्टंप उड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत ध्यान भी रखना चाहिए कांग्रेस को खास तौर से। चलिए धैर्यवर्धन जी की तरफ मैं चलूंगा। अभी उनकी आवाज़ का विषय सुलझा नहीं है, तो भदौरिया साहब आप अपना स्टंप बचाने का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपने बॉल को भांपने में गलती की तो चुनाव का समय है और ये 7-8 दिन है बस। इसके बाद चुनाव जो है हम लोग फिर इसके बाद विश्लेषण की तरफ ही जाएंगे, तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको भीतर आती हुई गेंदों को खेलना है। जी देखिए आदरणीय शरद जी, आपकी शुभकामनाओं, शुभेच्छाओं और सलाह के लिए बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी आभारी रहे जी और रहेगी। आप जैसे संजीदा पत्रकार मध्य प्रदेश और देश में पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूं आपसे, कर्नाटक में भी इन्होंने हनुमान जी महाराज को लेके आए थे। ऐसा छोटा पड़ा हनुमान जी महाराज का कि आपको सबके सामने उसके परिणाम पता है। यही मध्य प्रदेश में होने वाला है। मध्य प्रदेश का जनमानस आदरणीय शरद जी इस बात को समझ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का शासक 18 साल से अपनी सरकार की एक उपलब्धि नहीं बता पा रहा। 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री उसका नाम तक नहीं ले रहा। धैर्यवर्धन जी का जवाब सुन लीजिए। जी चलिए बोल लीजिए आप, अभी भी उनके ऑडियो का इशू रिजॉल्व नहीं। 18 साल से एक व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी का, उसका नाम लेने से कतरा रहा है केंद्रीय नेतृत्व। तो ये मध्य प्रदेश का जनमानस समझता है आदरणीय शरद जी कि वो अगर वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में फंसेगा। जैसे 15 लाख रुपए, 30 रुपए में पेट्रोल, 25 रुपए में दाल, ये सब हुआ था ना 2013-14 में जुमलेबाजी। टीम से आग्रह करूंगा धैर्यवर्धन जी को फोन पर ले लें। दिया था ये जुमलेबाजी है। जी जी बोलिए बोलिए जी। और आज ये प्रदेश में नाम नहीं ले रहे। अब मध्य प्रदेश का मानस ये समझता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना मतलब कमलनाथ जी के हाथ में विकास की डोर देना, जहां 1500 रुपए हर नारी सम्मान के नाम पे दिए जाएंगे, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं, एक बट किंतु परंतु नहीं। 500 रुपए का सिलेंडर, कोई ये बट किंतु परंतु नहीं, कंडीशन नो अप्लाई। आपको देखिए 100 रुपए 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 रुपए में 200 यूनिट तक बिजली हाफ। पढ़ो पढ़ाओ योजना में 500, 1000, 1500 रुपए छात्र छात्राओं के पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। 27 लाख जो किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसके बाद जो लोग बचे हुए उनके 2 लाख तक कर्जे माफ होंगे। ऐसी अनेकों विकास की योजनाएं जिनको मध्य प्रदेश की जनमानस से सीधा के सीधा जोड़ा जाएगा। और मध्य प्रदेश की जो बद से बदतर स्थिति 18 साल में है, उसको फिर से सुदृढ़ किया जाए। आपकी टिप्पणी हम आपको सुन नहीं पाए, थोड़ा वक्त भी आपका इस चक्कर में माफ कीजिएगा, काफी आपका समय इसमें चला गया। जी बोलिए। जी मैं द्विवेदी साहब आपको प्रणाम करूंगा और दोनों पैनलिस्ट हैं हमारे जवान लोगों सबको मेरे नमस्कार जी। एक बड़ा सुप्रसिद्ध भजन है कि राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी। तो इनके हनुमान जी से भी मैं यही कहूंगा कि वो भी हमारे हैं, सबके हैं जी। जो रामलला की सेवा सच्चे मन से कर रहा है, हनुमान जी महाराज उन तक बात पहुंचा देंगे और उनको आशीर्वाद दिलवा देंगे। मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी फेर में नहीं पढ़ रहा हूँ। आप भी हनुमान जी का जयकारा लगाओ, आप भी राम जी का जयकारा लगाओ, पर प्रधानमंत्री जी ने अगर जयराम जी की बोली है तो चाहे हम जय जिनेन्द्र बोले, चाहे सत श्री अकाल बोले, भाव ये होता है कि भारतीय जनमानस के हृदय को छूना। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा उनको जाकर जयराम जी की बोलिएगा, तो मतलब वो जानते हैं कि भारत के लोगों को यह संबोधन प्राणों से प्यारा है, अति रुचिकर है, प्रिय है, हृदय को छू लेने वाला है। और इसलिए मुझे लगा प्रधानमंत्री जी ने लोगों के हृदय को छुआ है से। और हमारे लिए राम मंदिर का मुद्दा इसलिए प्रिय है कि लगभग 2,75,000 लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया राम मंदिर के लिए। अजीत भदौरिया साहब, उस समय के छोटे छोटे क्षत्रिय राजा, पंडा पुजारी, किसान, मजदूर, आसपास के लोग जो फैजाबाद अयोध्या का उस समय का क्षेत्र था, उन्होंने मीर
बचाने के लिए, बाबरी ढांचे को बनने से रोकने के लिए, मस्जिद बनने से रोकने के लिए अपना बलिदान किया, कई युद्ध लड़े। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इतना दुष्ट था मीर बाकी कि उसने नरमुंड काट करके लोगों के शरीर को काट कर उनके रक्त से रेत को सान करके वो ढांचा खड़ा किया। तो भारत के घोर अपमान का, भारत के उस बहुत दर्दनाक इतिहास का तो हमको याद दिलाता था। इसलिए हम वो इंतजार कर रहे थे उस क्षण और पल का कि कब उस गुलामी के उस अध्याय से हमें चलिए और प्रभु श्री राम साक्षात तौर पर एक बार फिर वहां भव्य मंदिर में स्थापित हो। और वो घड़ी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को श्रेय इसलिए जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से देश के करोड़ों लोगों ने केवल अर्जी लगाई। मैं लौटता हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको और समय दूं। हमारे विश्व परिषद के लोगों ने हमारे आपको और समय दूं। इनका ऑडियो थोड़ा सा कम कीजिएगा, मुझे लगता है अभी भी आवाज पहुंच नहीं रही है उन तक। सुन पा रहे हैं धैर्यवर्धन जी मुझे? मुझे पूरी आवाज आ रही है। जी ठीक है। आपका ऑडियो अभी भी कुछ समस्या कर रहा है, तो कोशिश करेंगे। अब तो समापन की घड़ी ही आ गई। चलिए, ये भी राम जी की मर्जी है, कोई बात नहीं। आपकी आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। जयप्रकाश जी, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा ये भी समझाइए मुझे कि राम मंदिर का ये मसला जिस तरह से आगे बढ़ेगा, जिस तेज़ी से ये चलेगा, 11 नवंबर से क्या ये मोमेंटम पकड़ने की तरफ बढ़ेगा? जब वहाँ पर एक दीपावली का आयोजन है, वहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा होगा, तो जिसको आप कहते हैं कि 11 नवंबर से बीजेपी इसको एक मोमेंटम देगी और लोकसभा चुनाव के पहले उद्घाटन के बाद ये अपने पूरे शिखर पर होगा। बिल्कुल। तो इसका निश्चित तौर पर आपको लगता है कि जैसा 90-91 से लेके 2000 तक एक माइलेज तो है इसमें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो इस बार भी हो सकता है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब ये जो अवधि में लिखी गई है रामचरितमानस और राम का जो करैक्टर है पूरा अयोध्या और उसके आसपास पूरे, वो बहुत ही पॉपुलर है, यानी बहुत ही लोकप्रिय है। भारत के जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें अभी जैसे कि ये बात जो चली थी शरद जी की हनुमान चालीसा कन्नड़ में जो कर्नाटक में जो जब किया गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो रिवर्ट, उसका उल्टा असर हुआ। मुझे लगता है कि एक वो टैक्टिकल ब्लंडर थी वो, इस वजह से कि जो कर्नाटक का समाज है वो कन्नड़ भाषी समाज है, दक्षिण भारतीय है, और जो हनुमान चालीसा है वो अवधी में लिखा गया है। तो अगर आप उस हिंदी को जब आप वहाँ ले जाते हैं तो वो उसको एग्रेशन की तरह देखते हैं, तो उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जो ये आपने अभी ये बात की है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत वेल डिज़ाइंड है ये पूरा। अगर आप उसको देखें कि एक पूरा मोमेंटम धीरे धीरे उसको लेकर के और जाएंगे ताकि ये पूरा लोकसभा चुनावों तक पूरे अपने पूरे शिखर पर हो और उसमें एक गति हो, कुछ असर डाल सके वो मानस को, पूरे समाज को। तो हिंदू समाज में कहीं ना कहीं एक प्रतीकात्मक रूप से और सांकेतिक रूप से ये एक असर तो इसका दिखाई देगा। मैं ये नहीं मानता कि इसका कोई असर नहीं होगा या ये उल्टा पड़ेगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये एक डिलीवरी, जो डिलीवरी का एक उनका मैकेनिज्म है, जो वादा है, वो जरूर दिखाना चाहेंगे। चलिए धैर्यवर्धन जी, मैं फिर आपके साथ जल्दी ही जुड़ूंगा और इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। आप बोल लीजिए जल्दी से, कुछ 15 सेकंड है आपके पास। आपकी आवाज का इशू सर फिर बना हुआ, क्षमा करिएगा। हाँ, बोलिए जी। आज इजराइल भी क्या कह रहा है कि हमारे धर्म के लिए, हमारे कल्चर के लिए खतरा है, तो वो जी जान से लड़ रहे हैं हमास के खिलाफ। तो हम भी उस गुलामी के काल में जो हमारे ऊपर हमले हुए, आज अगर बेहतर काल है, हमारे अपने लोगों का शासन है, तो हम गुलामी के काल खंड को निश्चित बिसरा करके कई बार लिखना चाहेंगे। इसलिए प्रभु श्री राम हमारे प्राणों में बसे हैं, हमारे हृदय में बसे हैं, तो उनके मंदिर की बात हो, चाहे उस तीर्थ को पूरे विश्व के स्थापित करने की बात हो, जो भी जतन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बड़ा योगदान है। ये देश की जनता समझती है, इसलिए राम जी का आशीर्वाद हमें हर हाल में मिलेगा ही। जी हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब।
और बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी आपका। तो कुल मिलाकर बेहिचक ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस चुनाव में भी, जिसके हम अब बिल्कुल नज़दीक आकर खड़े हुए हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहेगा। फ़र्क इतना है कि उत्तर भारत में ये एक लहर की तरह होगा। दक्षिण भारत, जैसा जयप्रकाश जी ने कहा, जब वो वहाँ पहुँचता है तो अवधि, चूँकि रामचरितमानस या हनुमान चालीसा या राम और हनुमान का जो पूरा भावनात्मक हमारा सनातन परंपरा का साहित्य है, वो उत्तर और दक्षिण में भिन्न भिन्न भावधारा के साथ बहता है। तो ये धारा जो है ये अंतर पैदा करती है, और हो सकता है बीजेपी इसको समझकर आगे जाकर दक्षिण में राम मंदिर और हनुमान जी की बात करे तो वो स्थानीय भाषा बोली उससे जुड़कर अपनी बात कहे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मुद्दा एक इम्पैक्ट के साथ मौजूद है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।